Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और इस वाले सीरीज में जो कैंटीसी सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस और उसके अंदर जो टॉपिक आज लेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सीरीज में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिजाइन कैसे हुआ था और कुछ कंट्रीज के केस स्टडी के बारे में भी हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें किन किन पर्सनालिटीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग साउथ अफ्रीका से। मैं इसका सीरीज एक बार बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका की केस स्टडी को, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, है ना। उसके बाद में आपको बताऊंगा जो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट गाइडिंग वैल्यूज हैं, है ना। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिजाइन किया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जो कि अपने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जाना जाता था। वहां पर एक यूनिक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, जिसे कहा जाता था एपार्थाइड, है ना। तो ये था एपार्थाइड। तो एपार्थाइड क्या होता है? एपार्थाइड होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन ऑफ कलर, सो दैट इज कॉल्ड एज एपार्थाइड। और इस एपार्थाइड के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था उसे कहते हैं एंटी एपार्थाइड मूवमेंट, है ना। इसके खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था उसे कहते हैं एंटी एपार्थाइड मूवमेंट। ओके, एंटी एपार्थाइड मूवमेंट। और एंटी एपार्थाइड मूवमेंट के जो सबसे बड़े लीडर थे ना, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी जो थे ना वो इस एपार्थाइड मूवमेंट को रन कर रहे थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब यहां पर साउथ अफ्रीका में भी किनका रूल था? जो ब्रिटिशर्स थे वो यहां भी रूल किया करते थे। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की जो स्किन होती है वो व्हाइट होती है और जो अफ्रीकन की स्किन होती है वो ब्लैक होती है। तो ब्रिटिशर्स हमेशा जो नॉन व्हाइट्स होते थे उनके साथ में हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया करती थी। और सिर्फ जो वहां के नेटिव अफ्रीकन्स नहीं, जो भारत के भी लोग वहां पर माइग्रेट होके गए थे एज अ लेबर वहां पर काम करने के लिए, तो वो भी व्हाइट नहीं होते थे, है ना। तो चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो अफ्रीकन नेटिव पीपल हो, चाहे वो कलर्ड पीपल हो। कलर्ड पीपल मतलब कि जो मिक्स रेसेस वाले लोग होते हैं ना वो, तो जो भी व्हाइट नहीं है उनके खिलाफ में पूरा डिस्क्रिमिनेशन होता था बाय द ब्रिटिशर्स इन साउथ अफ्रीका। तो उसका बहुत ज्यादा विरोध करते थे कौन? नेल्सन मंडेला। और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो नेल्सन मंडेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। किनको? नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया ब्रिटिशर्स ने फॉर 28 ईयर्स। यू वोंट इमेजिन, फॉर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। कितने सालों के लिए जेल में डाल दिया गया? 28 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। आप समझिए कि अगर आपकी एज अभी 14 साल होगी तो आपके एज के जस्ट डबल, है ना, 28 ईयर्स के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था, विच इज वेरी लॉन्ग पीरियड, है ना। और इन्होंने एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसे कहते हैं अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब कि ये क्या है? इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ था 18 जुलाई 1818, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013। ओके, तो ये रहा नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, है ना। नेल्सन मंडेला जो थे
वो गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी के, और ये भी बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। ये अफ्रीका के पहले ब्लैक, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, है ना, जब साउथ अफ्रीका आजाद होता है 1994 में, तो है ना। सो व्हेन ही बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1994, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं उसको भी, बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन विच ईयर 1994, है ना। 5 सालों के लिए, 5 सालों का रहता है वो ड्यूरेशन, ठीक। सो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही बिकेम इन 1994, है ना। ही वाज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ गांधी जी। और साउथ अफ्रीका कब आजाद हुआ ब्रिटिशर से, तो ये मैं बता दिया आपको, 1994 में आजाद होता है ना। अब कुछ मैं और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा अबाउट साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका को एक रेनबो देश भी कहा जाता है ना। रिमेंबर, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज रेनबो कंट्री। अब ये क्यों कहा जाता है रेनबो कंट्री, क्योंकि इसमें बहुत से टाइप के लोग रहते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे कलर्ड हो, चाहे इंडियंस हो, है ना, बहुत से लोग रहते हैं। इसलिए इसे रेनबो नेशन भी कहा जाता है, रेनबो कंट्री या फिर रेनबो नेशन भी कहा जाता है ना। ठीक, उसके बाद में ये जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे हमारे देश में, हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस में जो वहां की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था लोगों से, और कुछ व्हाइट्स भी इन्हें सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स भी कुछ ब्रिटिशर्स इन्हें सपोर्ट करते थे, जिन्हें सेंसिटिव व्हाइट्स कहा जाता था, है ना। लेबर वर्कर सभी इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, जो उनका यूनियन होता था, है ना। तो इस तरीके से जो कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, वो भी इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। ओके, सो आई होप आपको ये साउथ अफ्रीका का केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, जब ये आजाद होते हैं ना 1994 में, तो ये ऐसा नहीं है कि 1994 में जब ये आजाद हुए, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला कि सभी व्हाइट्स को हम कोई भी अधिकार नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। इन्होंने बोला कि हालांकि व्हाइट्स ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है, लेकिन चूंकि अब हम आजाद हो गए हैं, तो हम बिल्कुल भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। बड़ा दिल दिखाया इन्होंने और बोला कि व्हाइट्स और ब्लैक दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और लगभग 2 सालों में इन 1996 दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ने बनाकर दिखाया। और ये होता है ताकत यूनिटी का। जब आप आपस में मिल के काम करते हो ना, तो बेस्ट से भी बेस्ट चीज रिजल्ट के रूप में आपको मिलती है। और वो दिखा कहाँ, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जैसा देश जो एक समय पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए जाना जाता था, वो आज अपने बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो आई होप ये पूरा साउथ अफ्रीका का केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखेंगे कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसे हम लोग अच्छे से रब कर दें, उसके बाद वी विल सी दैट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट मी रब दी दिस पार्ट। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो जो आप नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स ये सभी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसे टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हम लोग समझेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम लोग समझेंगे एक टाइमलाइन के माध्यम से। तो सबसे पहले ये टाइमलाइन बना लेते हैं। The making of Indian Constitution. Okay.
अब यहां पर मैं लिख देता हूं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा इस टाइमलाइन से एक दो क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का जो प्रोसेस था ना, वो भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। ऐसा नहीं है कि हमें आजादी मिलने के बाद में हमने बनाया, वो तो बनाया ही, लेकिन इसकी जो ड्रीमिंग थी, रूपरेखा थी, एक विजन था, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होगा 1928 से और कब तक जाएगा, 1950 तक जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं, देन वी विल डू द नेक्स्ट थिंग। तो 1928 इससे स्टार्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है 1929, फिर उसके बाद है 1930, उसके बाद है 1931, उसके बाद है 1935, उसके बाद है डायरेक्टली 1946 और फिर लास्ट में है हमारा 1950। इसके बीच में एक और ईयर ले लेते हैं 1947, है ना, क्योंकि 1947 में हमें आजादी मिली थी, तो इतने सारे ईयर्स हमने ले लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे वन बाय वन कंप्लीट। सो द फर्स्ट वन इज 1928। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे सीक्वेंस में बताता हूं, है ना, समझिएगा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार की द्वारा, और इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि वो भारत में जाके भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की स्टडी करके बता सके कि किस किस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो सरल शब्दों में मैं बोलूं तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका लोग स्वागत करते हैं साइमन गो बैक से के नारे से, है ना, और उसका स्वागत ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस पूरे कमेटी में एक भी इंडियन एज ए मेंबर नहीं होता है। तो आप समझिए कि आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आ रहे हो और उस पूरे कमेटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो इसीलिए उसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। और अब चूंकि भाई समझिए कि अगर ब्रिटिश कमेटी का विरोध होगा, साइमन कमीशन का विरोध होगा, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे पसंद नहीं करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चैलेंज किया भारतीयों को कि आप भारतीय इनकैपेबल हो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए हैं, और उल्टा थैंक यू बोलने के बजाय आप हमारा ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया दैट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी देन मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को चैलेंज किया, है ना, भारतीयों को चैलेंज किया। तो भारतीयों ने भी बोला कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और भारतीयों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एक कमेटी बनाया जिसे कहते हैं नेहरू कमेटी। ओके, एंड नेहरू कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है 1928 में सबमिट किया जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। फाइन, तो यहां पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने अपना नेहरू कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इसमें सभी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज था जिसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो है डोमिनियन स्टेटस का। अब डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि आधी आजादी, है ना, आधी आजादी को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। फाइन, तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज था इस रिपोर्ट में जिसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, फाइन। अब ये डोमिनियन स्टेटस मतलब आधी आजादी मींस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस यू विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, तो इसी वजह से इस डोमिनियन स्टेटस का इंडियंस ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसने पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में बोला कि हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज। ओके, सो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाइन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर के सेशन में, कहां से, लाहौर के सेशन से क्या डिमांड किया,
पूर्ण स्वराज, दैट वी वांट पूर्ण स्वराज। अब ये जो पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में किया गया था, लाहौर सेशन में डिमांड किया गया था। किसने डिमांड किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय, है ना। तो किन्होंने डिमांड किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, प्रेसिडेंट थे। कब किया था, 1929 में। और इसी लाहौर सेशन में उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर 1930, है ना, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1930 हम लोग अपने देश का पहला आजादी सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वी विल सेलिब्रेट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। सो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे वी विल सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी 1930। तो ये बहुत ही अच्छे से ये दिन आपको याद रखना है, 26 जनवरी, ठीक है, क्योंकि ये वाला दिन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम लोग 1950 में पहुंचेंगे तब। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। फिर हम लोग समझेंगे 1931। तो 1931 में क्या हुआ था, एक और सेशन हुआ था, जैसे यहाँ पर लाहौर सेशन हुआ है ना, वैसे 1931 में क्या हुआ था, कराची सेशन। याद रखिएगा, लाहौर और कराची दोनों आज की डेट में पाकिस्तान में है, ठीक। तो यहाँ पर 1931 में क्या हुआ, कराची सेशन हुआ। कराची सेशन किनका हुआ भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही हुआ, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था। और इस कराची सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सेप्ट किया गया था। एक तो था कि पूर्ण स्वराज को उन्होंने फिर से रिआइटरेट किया, मतलब फिर से डिमांड किया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें कुछ बेसिक वैल्यूज तो रहेंगी ही, ये उन्होंने फाइनल कर लिया था कराची सेशन से ही, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक वैल्यू तो रहेगा ही। तो क्या बेसिक वैल्यू रहेगा, एक रहेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। क्या रहेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 पर्सन, मतलब कि सभी के पास में इक्वल वोटिंग राइट्स होगा, किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या था, दूसरा था प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, है ना, जो जिनकी संख्या कम है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसे कहते थे इक्वालिटी एंड फ्रीडम, है ना, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, मतलब सभी बराबर होंगे और सभी को आजादी होगी, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा था। तो याद रखिए, 3 चीजों को फाइनल किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो होगा ही, है ना। तो पहला क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तीसरा क्या था, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। सो आई होप ये तीनों फीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 1935 में क्या हुआ था, ठीक है। सो आई होप 1931 तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक। सो 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमें जो उस समय क्या होता था, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती थी और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट होती थी। प्रोविंशियल मतलब कि क्या, तो प्रोविंशियल मतलब कि स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती थी, है ना। तो उस स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ताकत दिया गया, बहुत ज्यादा पावर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से, ठीक है। और जब हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जो हमारे मेकर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज, दे हैव बीन इंस्पायर्ड आफ्टर रीडिंग सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। तो हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारे देश के लिए सुटेबल थे। तो वी हैव टेकन सो मेनी आइडियाज फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल एज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उससे भी हमने कई सारी चीजें ली थी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने कई सारी चीजें सीखी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी उनसे भी हमने कई सारी चीजें देखी, और बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, दूसरे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो याद रखिएगा कि जैसे मैं बात करूं
इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, अगर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वैल्यूज आपको देखने को मिलेगा उस प्रियम्बल में, है ना। तो ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आपको कहां से मिला? ये आपको मिला फ्रांस से। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तब ये बात आई थी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की। तो हमने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी कहां से इंस्पायर थे हम लोग? फ्रांस से। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज एज वेल एज the country from where we have been inspired. Okay, so the first one is equality, liberty and fraternity. Equality, liberty and fraternity. Equality, liberty and fraternity we have taken from France. Then the next one is आपको उसमें एक और शब्द दिखेगा जिसे कहते हैं सोशलिज्म। इसे हम लोग सभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना, क्योंकि कई बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन किया जाता है। तो सोशलिज्म हमने लिया है रशिया से। कहां से लिया हमने सोशलिज्म? रशिया से। आपने क्लास 9 पढ़ा होगा रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका बेस क्या था? सोशलिज्म था, ठीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश का, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया? फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिका से, मतलब यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, उसके बाद में जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया ब्रिटेन से, ठीक। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है ना, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी। उसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया? फेडरल मतलब क्या होता है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, सेंट्रल देन स्टेट देन लोकल। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया? कनाडा से। कहां से लिया? कनाडा से, ठीक है। उसके बाद में एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो चूंकि नीचे अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है आपको ना दिखे, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? ये एक ऐसा डायरेक्शन होता है जिसके माध्यम से सरकार को एक सपोर्ट मिलता है कि वो किस टाइप के पॉलिसीज बनाए, है ना। इसमें जो इकोनॉमिक एंड जो सोशल पॉलिसीज हैं उसमें बहुत मदद मिलती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए होती है कि उन्हें किस टाइप के पॉलिसीज बनाना चाहिए उनके जो सिटीजन्स के लिए। ओके, सो आई होप दिस डीपीएसपी वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लिया जाता है कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। ये कई बार क्वेश्चंस आए हैं ना प्रीवियस ईयर के एनटीएससी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद में आते हैं, देखिए इतना हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देन आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट 1946। तो 1946 में चलिए अपन डिस्कस करेंगे। तो 1946 में हमें ये लगभग एश्योर हो गया था दैट इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उसी लिए हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश किया। क्या स्टैब्लिश किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने थे? 389 मेंबर्स। लेकिन जब ये पार्टीशन होगा ना तो उसमें से 99 मेंबर्स कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे, और बच कितने जाएंगे? 289 मेंबर्स, ठीक है। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 289 नहीं भाई, 299, है ना। सो 299 मेंबर्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया।
299 है ना। ओरिजिनली मैंने क्या बोला कि ओरिजिनली कितने थे, 389 थे, उसमें से 99 कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो बस कितने गए, 299 मेंबर्स। सो 299 मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, 299 मेंबर्स। और ये जितने भी मेंबर्स थे ना वो सभी इलेक्टेड मेंबर्स थे। जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते थे ना, वहां के जो लीडर होते थे, इलेक्टेड लीडर्स, वो इन सभी मेंबर्स को इलेक्ट किए हुए थे। तो ये आते थे पूरे देश से, नॉर्थ साउथ सेंटर ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन से ये मेंबर्स थे, है ना। इसके बाद में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक होता था चेयरपर्सन और दूसरा होता था प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे भाई, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। लेकिन जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रॉ फॉर्म है ना उसको डिजाइन करेगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ना वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक। उसके बाद में जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो कौन थे बताइए, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सॉरी, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारे देश का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो टोटल समय लगा था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि टोटल समय कितना लगा था। तो याद रखिएगा, एक ईयर हम लोग और लेंगे, दैट इज 1949, है ना, एक ईयर और लेंगे। तो देखिएगा, इसे हम स्टार्ट करेंगे यहां से, और हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां तक बन गया था, ठीक है। तो यहां से यहां तक बनने में, हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा था 2 years 11 months and 18 days, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और ये कई बार एनटीएससी की एग्जामिनेशन में आ चुका है कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। आप अप्रोक्सीमेटली 3 साल बोल सकते हैं, लेकिन प्रिसाइसली अगर आप बोलेंगे तो 2 years 11 months and 18 days, फाइन। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं 1947 में। तो 1947 में बेसिकली पार्टीशन हुआ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना वो 2 भागों में बढ़ गया था। दैट इज फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द सेकंड वन इज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो टोटल मैंने आपको बताया था 389 मेंबर्स थे। 299 कहाँ गए, इंडिया में आ गए, और पाकिस्तान में कितने चलेंगे, 99 मेंबर्स, फाइन। Okay, so I hope this is clear to all of you, and okay, so now the next one is ये है कि 1949 में क्या हुआ, है ना। तो 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया, रेडी हो गया, फाइन। इन 1949 हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, रेडी हो गया। इंप्लीमेंट नहीं हुआ था ना, क्या हो गया था, रेडी हो गया था। बनना कब चालू हुआ था, 1946 में। बन कब गया, 1949। डेट भी याद रखिएगा, ठीक है, डेट याद रखिएगा। तो डेट था 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर हमने ये रेडी हो गया था तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 26 नवंबर को ना हर साल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर हर साल। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हुआ था, है ना। अब उसके 2 महीने बाद 1950 में हमने पूरे देश में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया। कौन से दिन में इंप्लीमेंट किया, सो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमने पूरे देश में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट किया। और इस दिन को 26 जनवरी को हर साल हम लोग किस डे से सेलिब्रेट करते हैं, किस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। कौन सा डे, रिपब्लिक डे, फाइन।
रिपब्लिक डे। तो याद रखिएगा, रिपब्लिक मतलब होता है कि हमारे देश का जो लीडर होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। फाइन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिपब्लिक डे। अब जो दो क्वेश्चन थे, ठीक, पहला था कि हमने 26 जनवरी यहाँ पर क्यों लिया। तो 26 जनवरी हमने इसलिए लिया क्योंकि याद रखिएगा 20 सालों पहले यहाँ पर 1930 26 जनवरी, तो हमने पहली बार हमारा जो जो देश का हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन को हमेशा के लिए याद करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए हमने इसी दिन को चुना हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950। ठीक है। और हर साल 26 जनवरी हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। और हर साल ये 26 नवंबर 1949 हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और yes, so this is all the complete information, the complete knowledge about the making of Indian Constitution. Fine. अगर इसमें कुछ चीज प्रॉब्लम होगा, कुछ चीज डाउट होगा तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार यहाँ से पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। 1928 से हमने देखा नेहरू रिपोर्ट, 1929 में हमने देखा लाहौर सेशन, है ना, फिर पूर्ण स्वराज का देखा, 1930 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, 26 जनवरी 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन 1931 कराची सेशन, ये तीनों चीजें हमने डिमांड की। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। देन 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है, 299 मेंबर्स भारत से होते हैं ना, ठीक है, टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने सालों का समय लिया उन्होंने, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं जो हमने बाहर के देशों से सीखी हैं। 1947 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है और इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी पार्टीशन हो जाता है। और फाइनली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है 26 जनवरी 1949 को। और इसी दिन हमने इसलिए इसे इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, ठीक। उसके बाद में ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हमने इसी दिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। 26 जनवरी का वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि 20 सालों पहले हमने इसको सेलिब्रेट किया था एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, है ना। 26 नवंबर को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, और 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के नाम से। फाइन। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि कौन कौन से वैल्यूज हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट I have to rub this board so that we can start all those very important values. तो चलिए इसे हम लोग रब करते हैं, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और मैं आशा कर रहा हूं कि आप जो है बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। इस टाइमलाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर के एनटीएससी के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस इसके ऊपर मिल जाएंगे, स्पेशली ये जो ये वाला पार्ट है ना, जिसमें हमने कई सारी चीजें अडॉप्ट की थी फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां से क्वेश्चन आता ही है। तो और ये जो रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, तो ये सभी आप देख लेंगे। कौन है हमारा चेयरपर्सन, क्या नाम से उसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, फादर ऑफ इंडियन नेशनल, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहा जाता है, ठीक। कौन थे प्रेसिडेंट, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे क्या, वैल्यूज, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens, है ना, justice, liberty, equality and fraternity। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रेमबल आपको देखने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे उसे, तो ठीक है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना, उसे मैं आपको एक बार उसे डिफाइन करूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो इंडिया के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहे हैं जिन्होंने पूरी डिजाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा
कि महात्मा गांधी का इसमें एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है ना। तो महात्मा गांधी हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे, उस 299 मेंबर्स में नहीं थे, लेकिन उनके वैल्यूज, उनके आइडियाज उसमें बिल्कुल थे, है ना। जैसे कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 17। तो याद रखिएगा अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के माध्यम से बन किया गया है, आर्टिकल 17 ना, आर्टिकल 17 के माध्यम से अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया है। वुमेन अपलिफ्टमेंट, इक्वालिटी, है ना। तो इस तरीके का जो उनका विचार था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्फ्लिक्ट और ऐड किया गया है ना। तो गांधी जी हालांकि नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा जरूर शामिल थी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भारत देश आजाद होता है तो वो एक फेमस स्पीच देते हैं जिसे कहते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो ये जो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है, कई बार आ जाता है कि इस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को किन्होंने दिया था, तो किन्होंने दिया था, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना है। अब चलिए वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं और वैल्यूज में बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉवरेन मतलब क्या होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज सॉवरेन। तो याद रखिएगा सॉवरेन मतलब होता है अच्छा, सबसे पहले तो वी द पीपल से स्टार्ट होता है ना। तो वी द पीपल मतलब कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लोगों ने मिलकर बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिटिश आया और उसने बना दिया, या फिर कोई अमेरिकन आया उसने बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है ना। इंडियंस ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए खुद बनाया। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो सॉवरेन देखने को मिलेगा। सॉवरेन मतलब कि क्या होता है कि हमारे लोग और हमारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा हर मैटर, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, कौन डिसाइड करेगा, हमारे देश के लोग और हमारे देश की सरकार। ठीक, तो इसका मतलब होता है सॉवरेन। हम लोग किसी दूसरे देश से कुछ नहीं पूछेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें रशिया से कैसा रिलेशन रखना है, तो हम अमेरिका से नहीं पूछेंगे कि रशिया से हमें कैसा रिलेशन रखना है। हम खुद डिसीजन लेंगे कि हमारा रिलेशन चाइना के साथ कैसा होना चाहिए, रशिया के साथ कैसा होना चाहिए, है ना, पाकिस्तान के साथ कैसा होना चाहिए, अमेरिका के साथ कैसा होना चाहिए। तो ऐसा डिसीजन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी डिसीजन कौन लेगा, हमारा देश खुद लेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। दूसरा होता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए सोशलिस्ट जो है वो सोशियोलॉजी मतलब जो सोशलिज्म है वहां से आया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति बहुत अमीर नहीं होगा। मतलब यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन को रिजेक्ट किया जाता है और जो सोशलिज्म को प्रमोट किया जाता है, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है ना वो सोसाइटी कलेक्टिवली उसकी मालिक होगी, और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया जाता है, और जो भी प्रॉफिट होगा, है ना, उसे एक इक्वल बेसिस पर सभी के साथ में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सोशलिस्ट फिलॉसफी है। इसी के अंतर्गत आप देखे होंगे कि हमारे देश में जो गरीब हैं, है ना, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। सस्ता चावल, सस्ता खाने पीने की चीजें देकर, सब्सिडाइज्ड राशन देकर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। और जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनसे हम लोग ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट। द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्युलर, है ना। क्या है ये सेक्युलर? सेक्युलर मतलब होता है कि हमारे देश का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हमारा देश जितना भी रिलीजन देश में एग्जिस्ट करता है उन सभी को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट और सम्मान देगा, है ना। सभी लोगों को अपने हिसाब से रिलीजन फॉलो करने का आजादी है भारत में। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी के रिलीजन को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। आप चाहे तो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते। सो दैट पावर इंडिया गिव्स यू अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये जो एक सेक्युलर वाला एंगल है, दैट इंडिया डज नॉट फॉलो एनी ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है। ओके, तो उसके बाद में द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या है कि पीपल्स रूल, लोगों का शासन होगा, है ना, लोग चुनेंगे। ठीक है, एंड अपने लीडर्स को। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो देश का लीडर होगा, ठीक है,
वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी रॉयल फैमिली से आ रहा है और बिना इलेक्शन के वो देश का लीडर बन जा रहा है, नहीं, है ना। द लीडर ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड पर्सन। उसके बाद में देखिए जस्टिस, सभी को न्याय का अधिकार है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वालिटी, सभी बराबर हैं, एवरीवन हैज एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया एंड एवरीवन हैज द इक्वल राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये इक्वालिटी है ना, हम सभी बराबर हैं आपस में, कोई भी सुपीरियर या फिर इंफीरियर नहीं है। उसके बाद में क्या है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या, आजादी, है ना। हम सभी को क्या है, आजादी है भारत में कि हम कहीं भी विजिट कर सकते हैं, है ना, कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है भारत में किसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में क्या है फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है कि जो भारत के लोग हैं ना, समझिए इसको आप, जो भारत के लोग हैं वो आपस में एक भाईचारे की फीलिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। वी ऑल आर फ्रॉम द सेम फैमिली, दैट इज इंडिया। सो दिस फीलिंग द सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग इज कॉल्ड एज फ्रेटर्निटी। मतलब कि ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना, हम सभी आपस में एक फैमिली के मेंबर हैं। तो इस वाली फीलिंग को क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी कहते हैं। सो दीज आर सम वैल्यूज ऑफ the Indian Constitution. Once again, I'm repeating: sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, equality, liberty and fraternity, है ना। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कि इसमें से कौन से वैल्यू है, तो 4 ऑप्शन होंगे, 3 दे दिया गया, 1 गलत दे दिया गया। तो उस एक गलत वाले ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद में जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको चैप्टर का, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, है ना। तो ये वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आई होप ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, दीज आर व्हाट, दीज आर वैल्यूज, ओके। ये आपको इंडियन प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएगा। क्या होता है इंडियन प्रीएम्बल? इंडियन प्रीएम्बल आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक वैल्यू के बारे में बताती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ओके। तो चलिए एक कर वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उत्तर प्रदेश से थे, है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है भारत के। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको अच्छे से जानना है कि ये इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी सोशलिज्म में और डेमोक्रेसी में, फाइन। सो आई होप पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में आ जाता है क्वेश्चन कई बार, है ना, ठीक है। द सेकेंड वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है ना वो होता है होम मिनिस्टर। तो भारत के होम मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से थे? गुजरात से थे। और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर बने। इन्होंने बारडोली सत्याग्रह में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, है ना, उनको भारत में इंक्लूड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आपको पता है कि जब आजादी मिली हमको तो प्रिंसली स्टेट के पास में 3 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे,
या तो वो इंडिया के साथ आ सकते थे या तो वो खुद इंडिपेंडेंट रह सकते थे। तो उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को जिनकी संख्या 560 से भी ज्यादा थी, उन सभी को भारत में मिलाने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने इनके सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया है, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। सो दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अबुल कलाम आजाद। देखिए, अबुल कलाम आजाद जी का जो जन्म है वो सऊदी अरबिया में हुआ था। ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन ऐसे उसे कहा जाता है जिनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है रिलीजन के बारे में, ठीक है। और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, है ना। तो अबुल कलाम आजाद जी, यू शुड रिमेम्बर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी, है ना। टीटी कृष्णमाचारी जो थे वो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। तो याद रखिएगा, टीटी कृष्णमाचारी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। फाइन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने जैसे आपको बताया है ना, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा वो 3 बार कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, he was the first president of India. The second one is he was 3-time president of the Indian National Congress. Then he was also the president of Constituent Assembly of India, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसके भी प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कौन से सत्याग्रह में? चंपारण सत्याग्रह में, गांधी जी के साथ में, ठीक है। सो राजेंद्र प्रसाद इज फॉर यू। देन द नेक्स्ट वन इज वी हैव जयपाल सिंह, है ना। वी हैव जयपाल सिंह। तो याद रखिएगा, जयपाल सिंह झारखंड से थे। जैसे याद रखिएगा झारखंड, है ना। तो जयपाल सिंह झारखंड से थे और ये बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट और स्पोर्ट्समैन थे। ये भारत के जो पहला नेशनल हॉकी टीम था उसके कैप्टन थे। और इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था, क्योंकि झारखंड एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है ना। तो इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और बाद में इन्होंने झारखंड पार्टी भी बनाया था, ठीक। जयपाल सिंह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी बंगाल से थे और ये वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ये इनका जो पॉलिटिकल बाद में ये गवर्नर भी बनते हैं वेस्ट बंगाल के, है ना। तो याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी, फाइन, बंगाल से। उसके बाद में बलदेव सिंह, फाइन, बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह, बल मतलब ताकत, ठीक है। तो बलदेव सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, है ना। और ये हरियाणा से थे, ठीक है। याद रखिएगा, बलदेव सिंह हरियाणा से थे और ये पैंथिक अकाली दल को बिलोंग करते थे, है ना, जो पंजाब का है, ठीक है। बलदेव सिंह, क्योंकि आपको पता है पहले हरियाणा कहां पर था? पंजाब में। देन 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बलदेव सिंह फ्रॉम हरियाणा, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा दुर्गा भाई देशमुख, ठीक है। दुर्गा भाई देशमुख, ठीक है, दुर्गा भाई देशमुख। तो याद रखिएगा, दुर्गा भाई देशमुख आंध्र प्रदेश से थे, है ना। और इन्होंने महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। इन्होंने आंध्र महिला सभा का भी गठन किया था, है ना। तो दुर्गा भाई देशमुख यू मस्ट रिमेम्बर, फाइन, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है उसके बाद में नेक्स्ट है सरोजनी नायडू।
सरोजिनी नायडू, ठीक है। एक और है जिनका नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। याद रखिएगा जो सरोजिनी नायडू है ना वो भी आंध्र प्रदेश की ही हैं और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पोयम लिखा करती थी, है ना। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी फ्रॉम इंडिया। So she was the first Indian female president of Indian National Congress। तो ये आप याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपाधि इन्हें मिला है ना। तो इसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी आप याद रखेंगे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी जो थे वो गुजरात से थे और इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी का गठन किया था। और स्वतंत्रता पार्टी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब इमरजेंसी लगा हुआ था भारत में, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975-77 के बीच में। तो इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन होता है और इंदिरा गांधी जी जीत हार जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जो जनता पार्टी वहां पर गवर्नमेंट बनाती है ना, तो उसमें उस जो कोएलिशन सरकार था उसमें एक पार्टी स्वतंत्रता पार्टी भी थी और किन्होंने बनाया था उसको, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने बनाया था उसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आई जस्ट वांट टू टेल यू इज सोमनाथ लहरी। सोमनाथ लहरी जी, सोमनाथ लहरी जी भी वेस्ट बंगाल से थे, है ना, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, लीडर थे और ये वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर थे, है ना। तो सोमनाथ लहरी जी आप याद रखेंगे। उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। फिर एक और है जिन्हें कहा जाता है दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। एक है एच.सी. मुखर्जी और एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो थे वो वेस्ट बंगाल से थे और इनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, ये हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे और इन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया था और उसी भारतीय जनसंघ से बाद में भारतीय जनता पार्टी बनती है 1980 में। और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव फॉलोअर्स, है ना। तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आपको याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके फाउंडर थे? भारतीय जनसंघ के। और उसी भारतीय जनसंघ से क्या बनता है 1980 में? भारतीय जनता पार्टी, ठीक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो लास्ट मैं आपको नाम बताना चाहूंगा वो है डॉक्टर एनी गेसेस? यस, आपने बहुत सही सोचा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1956 में इनका निधन होता है और इन्होंने पूरी अपनी लाइफ में जो है जो डिप्रेस्ड क्लास पीपल थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया, है ना। इन्होंने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया था। इन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाया। 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी के साथ में करके दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लास को क्या दिया? रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी। इन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, है ना। So remember about the father of Indian Constitution. So these are the 14 personalities that I wanted to share with you, है ना। तो इस चैप्टर में हमने टोटल क्या क्या देखा, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। So you have to see each and every point and each and every personalities very carefully. अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका के केस स्टडी नेल्सन मंडेला के बारे में आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे मेकिंग का प्रोसेस था वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको वैल्यूज के बारे में। फिर लास्ट में मैंने बताया आपको जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में, ठीक है। कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही स्मॉल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था ना
तो उस समय उसमें कितने पार्ट्स थे और कितने आर्टिकल्स थे। तो याद रखिएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उस समय उसमें एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फाइन 1950 की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थी। ठीक है, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स है ना। पार्ट्स को आप ऐसे चैप्टर भी समझ सकते हो, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, तो उसे पार्ट नाम दे दिया गया। आर्टिकल्स उसके अंदर का जो कंटेंट होता है ना, ठीक है, वो होता है 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स आर देयर, फाइन। सो एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। तो ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है ना। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे सीरीज के लास्ट में हम लोग आपके साथ में क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करेंगे, है ना, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, you please comment below and let us know. And if you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.